क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो कैसा होगा? कौन कौन से मेजर कंट्रीज इसमें शामिल होंगे? इस वर्ल्ड वॉर से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ऐसी कोई जगह है अर्थ पे जहाँ पे हम सेफ रह सकते हैं? अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की तो एस्टिमेटेड 20 मिलियन डेथ्स हुई थी सिविलियंस और सोल्जर्स की, और 21 मिलियन लोग जख्मी हुए थे। और वही बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की तो एस्टिमेटेड 70 to 85 मिलियन डेथ्स, यानी कि उस वक्त के टोटल पॉपुलेशन में से 3% लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन ये बात है लगभग 100 साल पहले की। अगर आज की बात की जाए तो टोटल 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया और पाकिस्तान। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा कि शायद ही इससे कोई इंसान बच सकता है। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लोग वर्ल्ड वॉर 3 के वक्त सेफ रह सकते हैं? तो हाँ, ऐसी जगह है, और उस जगह का या फिर कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है। तो स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या है जो उसे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट माना जाता है? सबसे पहले तो जानते हैं उसकी हिस्ट्री। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है। पिछले 200 साल में यहाँ कोई वॉर नहीं हुआ। लास्ट वॉर स्विट्जरलैंड का 1815 में हुआ था नेपोलियन के साथ। सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि लास्ट 200 इयर्स में स्विट्जरलैंड किसी भी वॉर में शामिल नहीं थी, बल्कि स्विट्जरलैंड यूरोप के सबसे एग्रेसिव नेशन से सराउंडेड है, जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, इटाली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। लेकिन इसके बावजूद स्विट्जरलैंड पे कभी किसी कंट्री ने कब्जा नहीं किया। तो ऐसे क्या रीजन थे कि कुछ कंट्रीज चाहते हुए भी स्विट्जरलैंड पे कब्जा नहीं कर पाए? सबसे पहला रीजन है कि स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्विट्जरलैंड माउंटेन से भरा हुआ। स्विट्जरलैंड का सदर्न रीजन अगर देखा जाए तो ये एल्प्स रेंजेस से कवर्ड है। मतलब कि एल्प्स के माउंटेन रेंजेस स्विट्जरलैंड को इटाली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। सेम सिचुएशन है वेस्टर्न साइड्स पे। यहाँ पर है जुरा माउंटेन्स, जो कि एल्प्स के माउंटेन रेंजेस से तो काफी छोटे हैं, लेकिन इन्वेड करने के लिए काफी मुश्किल है। और यही जुरा माउंटेन स्विट्जरलैंड को फ्रांस से सेपरेट रखते हैं। और फाइनली यहाँ पे है स्विस प्लेट्यू, जहाँ पे रोलिंग हिल्स, रिवर्स, बहुत सारे लेक्स और स्विट्जरलैंड की मेजर पॉपुलेशन रहती है। जब नेपोलियन और स्विट्जरलैंड के बीच वॉर हुआ था, तब से स्विट्जरलैंड के अंदर एक डर था कि अगर इसके आगे किसी भी कंट्री ने स्विट्जरलैंड पे कब्जा कर लिया तो क्या? जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। फ्रांस पर अटैक करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री थी। वर्ल्ड वॉर 2 तक स्विट्जरलैंड को ये रियलाइज हो गया था कि स्विट्जरलैंड अब काफी एग्रेसिव कंट्री से सराउंडेड हो चुकी है। उस वक्त स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा डर था नाजीज या फिर जर्मनी का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि जर्मनी ने स्विट्जरलैंड पे कभी कब्जा किया ही नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड का डर और बढ़ गया कोल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि सोवियत यूनियन काफी स्ट्रॉन्ग थी और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज पे कब्जा जमाना चालू कर दिया था। तो एक पोटेंशियल इन्वेजन से बचने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक प्लान बनाया, द नेशनल रेडआउट। अब इस प्लान के हेल्प से स्विट्जरलैंड ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को काफी अच्छे से डेवलप कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्विट्जरलैंड में हर एक एडल्ट मेल को 170 डेज के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद उन्हें अपने घर में राइफल्स रखने की भी परमिशन दी जाती थी। किसी भी इमरजेंसी में स्विट्जरलैंड अपने 2 लाख सोल्जर्स मोबिलाइज कर सकता है, वो भी 72 आवर्स में, जो कि किसी और कंट्री के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। स्विट्जरलैंड के हर एक रोड्स, रेल रोड्स या फिर ब्रिजेस इस तरह से बनाए गए कि वक्त आने पर इन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। ऐसे कुल मिलाकर 3000 पॉइंट्स है जो कि डेटोनेटेड है, और इन्वेजन के वक्त इन्हें रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता है। इसके साथ इनकी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि इमरजेंसी के वक्त स्विस मिलिट्री सेंट्रल रीजन छोड़ के अल्पाइंस की ओर आ जाए। एल्प्स के माउंटेन रेंजेस में स्विट्जरलैंड के ऑलमोस्ट 26,000 बंकर्स है, वो भी 45 पोजीशंस पे। उसके साथ उनके पास एंटी मशीन गन्स है, एंटी एयर गन्स है, और यही नहीं, ये सारे के सारे गन्स कैमोफ्लाज्ड हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये एक मशीन गन है जो कि दूर से देखने पर एक बड़ा पत्थर दिखता है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड एक बूबी ट्रैप है। अगर कोई भी कंट्री स्विट्जरलैंड के अंदर जाती है अटैक करने के लिए तो वो अंदर ही फंस जाएगी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इटाली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, और स्विट्जरलैंड पे कब्जा करने के इनके कोई इंटेंशंस नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड ने अपने बहुत सारे बंकर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट कर लिया, और इनकी मिलिट्री साइज भी दिन ब दिन डिक्रीज कर दी जा रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड हमेशा एक सेफेस्ट जगह रहेगी इन केस ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर ब्लास्ट। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ स्विट्जरलैंड ही ऐसी जगह है जहाँ पे जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर फॉलआउट शेल्टर्स है। यानी कि इनके पास इतने न्यूक्लियर फॉलआउट शेल्टर्स है जहाँ पे स्विट्जरलैंड की 114% पॉपुलेशन रह सकती है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में एक लॉ मैंडेटरी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सारे के सारे स्विस रेसिडेंशियल्स को अपने खुद के बचाव के लिए न्यूक्लियर शेल्टर्स बनवाना है, जो कि 12 मेगाटन का ब्लास्ट सर्वाइव कर सके। 2006 तक स्विट्जरलैंड में टोटल 8.6 मिलियन फॉलआउट शेल्टर्स बन चुके थे, और ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी ग्लोबल न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो जिंदा रहने वाले सिर्फ कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर्स होंगे,
कॉकरोचेस और 8.6 मिलियन स्विस सिटीजन्स। तो ये जान के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि स्विट्जरलैंड कितना सेफ है। जियोग्राफी की वजह से स्विट्जरलैंड पे टेरेस्ट्रियल अटैक करना काफ़ी डिफिकल्ट था और द नेशनल रीडआउट प्लान के बाद टेरेस्ट्रियल इन्वेजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और बात करें अगर एयर अटैक या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट, तो स्विस सिटीजन्स के पास इनका भी जवाब है और ये लोग इस सिचुएशन में भी इजीली सर्वाइव कर लेंगे। स्विट्जरलैंड क्लास का वो बच्चा है जो दिखने में तो काफ़ी डम रहता है पर रिजल्ट आने पर पता चलता है उसने पूरे क्लास में टॉप किया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। न्यू वीडियो फिर से मिलेंगी कुछ इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।